हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम प्रसार शिक्षा की थ्योरी कर रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रसार शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है। चलिए देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा क्या है। तो प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है वयस्कों प्रौढ़ों को शिक्षित करना। किसको? वयस्क लोगों को प्रौढ़ों को शिक्षित करना होता है। जो लोग अपने जीवन काल में किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, शिक्षा से वंचित रह गए हैं, पढ़ना लिखना नहीं सीख पाए हैं, उन्हीं को पढ़ना लिखना सिखाना ही क्या कहलाता है? प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। तो प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रौढ़ या वयस्क लोग वही बातें सीखते हैं जो उनके काम की होती हैं। तो प्रौढ़ क्या सीखेंगे? जो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होगी वही चीज़ वो सीखेंगे। आप अपने हिसाब से नहीं सिखाएँगे कि हमें जो सिखाना है हम वो सिखाएँगे, जो उनकी ज़रूरत होगी वो वही सीखेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से पढ़ना-लिखना सीख पाते हैं ये, क्योंकि उन्हें पढ़ने-लिखने में झिझक महसूस होती है, उनको शर्म महसूस होती है कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हम पढ़ेंगे, हमने तो कभी स्कूल देखा ही नहीं, हम स्कूल गए ही नहीं, हम क्या सीखेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? उनके मन में ये सब बातें चलती रहती हैं। उन्हें सीखने के लिए परिणाम प्रदर्शन श्रेष्ठ विधि होती है। जब वे किसी चीज़ का श्रेष्ठ परिणाम देखते हैं, तो उनके भीतर उस कार्य को करने की ललक पैदा होती है। उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण, उनके मनोवृत्ति, उनके कार्य संपादन की शैली इन सब में परिवर्तन होने लगता है। परिणामतः वह नई चीज़ों को सीखने, अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप उनको परिणाम अच्छा दिखाएँगे तो फिर उनके मनोवृत्ति में, उनके उनके सोच-विचार में परिवर्तन आ जाएगा और वो सीखने के लिए ललायत हो जाएँगे और तैयार भी हो जाएँगे। तो हम देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। तो एक विद्वान हैं सीएल कुंडू, इनके अनुसार क्या होता है? इनके अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ना केवल उपचारी या औपचारिक विद्यालय शिक्षण से संबंधित द्वितीय अवसर कार्यक्रम है, अपितु प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर उन्हें संबोधित करते हुए एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जो प्रौढ़ों को जीवन की परिस्थितियों से अधिक सफलतापूर्वक जूझने में सहयोग प्रदान करता है। मतलब जब आप प्रौढ़ों को शिक्षित करेंगे तो उनको प्रौढ़ समझकर संबोधित कीजिए। उनको शिक्षण इस प्रकार दीजिए कि वे प्रौढ़ हैं और वे जब इस चीज़ को अपने जीवन में सीख लेंगे, जब वो अच्छी चीज़ों को सीख लेंगे, तो फिर क्या होगा? वे अपने जीवन में सफलतापूर्वक जूझ सकेंगे। उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसका सामना कर सकेंगे। आगे हैं बर्डसन के अनुसार, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कोई भी सीख अनुभव जो प्रौढ़ों के लिए तैयार की गई हो, जिसमें उन्हीं के स्तर को ध्यान में रखकर विषय वस्तु तथा विधियों का प्रयोग किया गया हो, प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। मतलब जो शिक्षा दी जा रही है वो प्रौढ़ों के ज़रूरतों के अनुसार होनी चाहिए। तो ये शिक्षा क्या कहलाती है हमारी? वो कहलाती है प्रौढ़ शिक्षा कहलाती है। अब देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा को ये प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। तो प्रौढ़ शिक्षा एक अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा का मिश्रण है जो औपचारिक शिक्षा से पूरी तरह भिन्न है। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? औपचारिक शिक्षा में आपका एक पाठ्यक्रम होता है, आपका समय निर्धारित होता है, आपको उसी समय में उतने पाठ्यक्रम को पढ़ना होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है साक्षरता दर को बढ़ाना, मतलब कि साक्षरता दर को बढ़ाना इसलिए प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। अगर लोग शिक्षित होंगे, लोग साक्षर होंगे तो उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, जब वो दुकान पे जाते हैं तो जितना रेट उस पे लिखा रहता है उससे अधिक दुकानदार माँग लेता है और वो दे देते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो ज़मींदार होते हैं गाँव में, अगर आप उनसे कुछ उधार लेने गए, वो आपसे लेंगे, आपको देंगे ₹100 और रजिस्टर पे अपने वही खाता पे लिखेंगे 1000 और आपसे लगवा लेंगे अंगूठा। तो आपसे ब्याज लेंगे दोगुने दाम पे, आपसे 1000 का ब्याज लेंगे। तो ये करते-करते इंसान की उम्र बीत जाती है लेकिन वो कर्ज़ नहीं चुका पाता है। अगर वो शिक्षित होगा, साक्षर होगा, उसको पता होगा कि हमने जितना रुपया लिया है बस उसी का हमने हस्ताक्षर किया है, तो उसके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। निर्धनता दूर करना। जब लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे तो वो निर्धनता अपने आप दूर होती चली जाएगी। आर्थिक विकास करना, लोगों के आर्थिक विकास के लिए प्रौढ़ों की शिक्षा दी जा रही है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, जब लोग साक्षर होंगे, शिक्षित होंगे तो जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, उसको वो नहीं मानेंगे, उसको वो दूर करेंगे। प्रजातांत्रिक माहौल बनाए रखना, मतलब कि यहाँ पे कोई एक तानाशाही वाला माहौल नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है
है कि अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है। क्यों? साक्षरता के कारण। क्योंकि हमारी शिक्षा तो उतनी है नहीं, तो अमीर अमीर होते चले जाते हैं, गरीब गरीब होते चले जाते हैं। इससे हमें समाज में वर्ग विभाजित हो जाते हैं, अमीरी का, गरीबी का। लेकिन जब लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और राष्ट्रीयता की भावना, उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। मिलकर अपने देश के लिए कार्य करेंगे। अगर उनको शिक्षा होगी, वो राष्ट्र के लिए मिलकर कार्य करेंगे। जो हमारी सरकारी संपत्ति होगी, उनकी रक्षा करेंगे। उनको शिक्षा, वैसे तो कहने के लिए शिक्षित लोग, इसमें कहा गया है कि शिक्षित लोग जो होते हैं, वो राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए उनको शिक्षित किया जाता है। लेकिन देखिए, जब हमारे यहाँ कोई भी बात हो जाती है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम सरकारी धन को ही फूँकते हैं। दंगे करते हैं, सरकारी धन को ही फूँकते हैं। तो इसमें वही कहा गया है कि अगर जो है प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाएगी, तो राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। वे जो सरकारी धन है, उसकी रक्षा करेंगे अपना समझकर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अब आगे देखते हैं, भारत में प्रसार कार्य तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभिक प्रयास, वो भी स्वतंत्रता के पहले कौन-कौन से हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शांति निकेतन में कार्यक्रम। तो पहला क्या है हमारा? शांति निकेतन में कार्यक्रम। इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, ये जो मैंने अभी-अभी जो अभी कार्यक्रम हम बता रहे हैं, जो भी परियोजनाएँ, योजनाएँ बता रहे हैं, इसमें आपको डेट याद रख लेना है और किसने और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया था या कहाँ पे प्रारंभ हुआ, आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो देखते हैं पहला हमारा शांति निकेतन में कार्यक्रम। तो शांति निकेतन को निकेतन, श्री निकेतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री निकेतन कहते हैं। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कवि श्री रवींद्रनाथ टैगोर ने सन 1908 में अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए। इन्होंने क्रियाशील युवकों का एक संगठन बनाया। क्या किया? क्रियाशील युवकों का एक संगठन बनाया, जो गाँव में जाकर कार्य कर सकें और उनके रहन-सहन के स्तर को सुधार ला सकें। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1921 में एल्महर्स्ट के सहयोग से शांति निकेतन में ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ग्रामीण पुनर्गठन संस्थान की स्थापना की। इसमें 8 गाँव के लोगों का एक संगठन बनाया गया था। इन्हीं गाँवों को केंद्र में रखकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कितने गाँव को केंद्र माना गया था? 8 गाँव को। इस संस्थान का मुख्य क्रियाकलाप था क्या? क्या था इसका मुख्य क्रियाकलाप? कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा शिक्षा का विकास करके ग्रामीण जीवन को समुन्नत बनाना। यह कार्य ग्रामीण युवकों के संगठन के माध्यम से किया जाने लगा। तो क्या इसका उद्देश्य हम देखते हैं क्या था? श्री शांति निकेतन का जो है, श्री निकेतन का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो भी कार्यक्रम किए जा रहे थे। तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण समस्याओं को समझना कि ग्रामीण लोगों को क्या समस्या है, उनका अध्ययन करना, उनकी समस्याएँ क्या हैं तथा उनका हल ढूँढकर समाधान करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि ग्रामीणों की समस्याओं को समझें, उनका निदान करें। लोग में वास्तविक रुचि उत्पन्न करना तथा समस्याओं को समझने में उनकी मदद करना। मतलब लोगों को पहले तो कार्यों में रुचि उत्पन्न करना है, फिर लोगों को हेल्प भी करना है कि उनको समस्या कहाँ आ रही है, वो समझ सके कि हमें समस्या किस चीज़ में आ रही है। ग्रामीणों के स्थानीय संसाधनों को ढूँढने तथा उन्हें विकसित करने में उनकी मदद। मतलब कि गाँव में क्या-क्या संसाधन हैं, उसको जाके आप उनकी मदद कीजिए कि देखिए आपके पास ये संसाधन हैं। तो उनको जो है संसाधनों को ढूँढें और उनकी मदद करें। ग्रामीण स्वच्छता तथा स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना। मतलब ग्रामीणों को जागरूक करना है, वो अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य को उन्नत कर सकें। अगली योजना हमारी क्या है? अगली है गुड़गाँव प्रोजेक्ट। ये गुड़गाँव प्रोजेक्ट क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, आपको कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था ये याद रखना है, किसने प्रारंभ किया था ये याद रखना है। तो हम देखते हैं हमारा गुड़गाँव प्रोजेक्ट क्या है। तो ग्रामीणों के उत्थान हेतु सबसे पहले बृहद स्तर पर कार्य किया था किसने? मिस्टर एफ.एल. ब्रेयन ने किया था। किसने किया था? मिस्टर एफ.एल. ब्रेयन ने। वे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने सन 1920 में गुड़गाँव में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अपने अनेक कार्य किए थे। किसने? मिस्टर एफ.एल. ब्रेयन ने। इनको ये कहाँ के थे? ये पंजाब के डिप्टी कमिश्नर थे।
1920 में गुड़गांव में ग्रामीणों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए थे। इतना हो गया। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि सरकारी स्तर पर गुड़गांव परियोजना पहला प्रयास था, जो सरकारी अफसर द्वारा चलाया गया था। इस कार्यक्रम में एक ग्राम गाइड की नियुक्ति की गई थी। किसकी? ग्राम गाइड की। ग्राम गाइड का मुख्य कार्य था ग्रामीणों तथा विषय विशेषज्ञों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना। क्या करना? ग्रामीणों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाना। यह ग्राम गाइड ग्रामीणों की समस्याओं को विषय विशेषज्ञों तक पहुंचाते थे तथा उनके द्वारा बताए गए समाधानों को ग्रामीणों को बताते थे। मतलब क्या होता था, जो ये हमारा गुड़गांव प्रोजेक्ट था, इसमें क्या किया जाता था, इसमें एक ये सरकारी अफसर द्वारा चलाया गया था। इसमें जो ग्राम गाइड की नियुक्त होती थी, उसका कार्य क्या होता था? उसका कार्य होता था कि गांव के ग्रामीणों के विषय विशेषज्ञों के मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। और यह ग्राम गाइड जो है इनकी समस्याओं को विषय विशेषज्ञों तक पहुंचाता था और उनके द्वारा जो भी समाधान किए जाते थे उसको ग्रामीणों को बता देता था। आगे देखते हैं फिरका विकास योजना। फिरका विकास योजना क्या है, कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसको याद रखना है। फिरका विकास योजना। फिरका विकास योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना थी, जो सर्वप्रथम मद्रास राज्य में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? मद्रास राज्य में। फिरका का अर्थ होता है पंथ, संप्रदाय, जत्था, दल या जाति। फिरका का क्या अर्थ होता है? पंथ, संप्रदाय, जत्था, दल, जात, यही सब होता है। फिरका विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1946 को मद्रास राज्य सरकार द्वारा मद्रास राज्य में 34 फिरकों से चलाया गया था। कितने फिरकों से? आपको ये भी याद रखना है, कितने फिरकों से? 34 फिरकों से चलाया गया था। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए सन 1950 तक इसका काफी विस्तार किया गया तथा प्रत्येक जिले से 2 फिरकों का चयन करते हुए इसमें 50 और फिरकों को भी जोड़ा गया। कितने फिरकों का? पहले 34 फिरकों में चलाया गया था, फिर उसके बाद इसमें 50 और फिरकों को जोड़ा गया था। फिरकों के चयन का आधार क्षेत्र का पिछड़ापन था। साथ ही यह भी देखा गया कि उस क्षेत्र में लघु उद्योग, हैंडलूम उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना की क्या-क्या संभावनाएं हैं। तो फिरका योजना का उद्देश्य क्या था? इसके विकास का उद्देश्य क्या था? इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह योजना भी गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम की भांति ही ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास पर आधारित था। किस पर आधारित था? ये गांधी जी की रचनात्मक कार्यक्रम पर आधारित था कि ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना है। ग्रामीणों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना था इसका उद्देश्य। आर्थिक दृष्टि से समृद्धि लाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना था। मतलब कि गांव के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें, उठ सकें, उनका स्तर ऊंचा हो सके, इसलिए लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना करना था। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को शिक्षित करना, ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करना, लोगों की स्वावलंबन की भावना का विकास करना, लोगों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य था। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य था। किसका? फिरका विकास योजना का उद्देश्य था। हम देखते हैं भारतीय समाज सेवक पूना। इसमें आपको सिर्फ डेट याद करनी है, कब और कहाँ शुरू हुआ, बस यही सब याद रखना है, ज्यादा नहीं याद करना है। इस संगठन की स्थापना मद्रास के मायापुर गांव में हुई थी। कहाँ पे? मद्रास के मायापुर गांव में हुई थी। कृषि तथा लघु उद्योग के विकास के लिए इस संगठन द्वारा युवक युवतियों को खेती-बाड़ी तथा उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता था। तो बस इसमें यही याद रखना है, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? मद्रास के मायापुर गांव में हुई थी। बाद में इसका केंद्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी खोला गया। इस संगठन द्वारा कई पत्र पत्रिकाएं भी छपवाए जाते थे, जिसमें शिक्षा, श्रमिकों की समस्या, ऋण आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता था। इसमें सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्या? कि मद्रास के मायापुर गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं ये मार्थेंडम परियोजना क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा इसमें जान लेना है, बहुत ज्यादा नहीं। तो मार्थेंडम परियोजना के प्रणेता थे, कौन थे? डॉक्टर स्पेंसर हेच। कौन थे? डॉक्टर स्पेंसर हेच, जिन्होंने सन 1928 में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से मार्थेंडम में एक
प्रोजेक्ट की स्थापना की। किसकी सहायता से? यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की हेल्प से। कब? 1928 में। मारथंडम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में अवस्थित है। डॉक्टर स्पेंसर एक अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ थे। क्या थे डॉक्टर स्पेंसर? एक अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ थे। उनका मानना था कि गांव के विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास तो आवश्यक ही है, परंतु इसके लिए व्यक्तिगत, आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा विकसित होना भी जरूरी है। मतलब कि लोगों के विकास के लिए सिर्फ आर्थिक और सामाजिक रूप से ही आवश्यक नहीं है कि वो विकसित हों। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से होने के साथ साथ उनको आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। डॉक्टर स्पेंसर ने ग्रामीणों के 5 विकास पर बल दिया था। वो कौन-कौन से हैं? वो हैं आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है। आध्यात्मिक विकास, जब उनका आध्यात्मिक विकास होगा तो उनके मन में, उनके सोच विचार में परिवर्तन आएगा। उनकी सोचने की क्षमता, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। मानसिक विकास और शारीरिक विकास तो एक दूसरे पर निर्भर ही होते हैं। वो अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो रहेगा। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार है तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा। मतलब कि एक व्यक्ति का सही रहना उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर निर्भर करता है। उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा। जब वे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी उनका आर्थिक विकास हो पाएगा। अगर उनका आर्थिक विकास स्वयं का रहेगा, वो मानसिक रूप से सही रहेंगे, आध्यात्मिक रूप से विकास रहेगा, उनका शारीरिक रूप से विकास रहेगा, तो वो खुद मिलकर समाज का विकास करेंगे। तो मतलब कि हमें आध्यात्मिक रूप से उनके विकास पर जोर देना है, मानसिक रूप से, शारीरिक विकास पे, आर्थिक विकास पे और सामाजिक विकास पे हमें ध्यान देना है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने विकास पर बल दिया गया था डॉक्टर स्पेंसर के द्वारा? तो 5 विकास पर। कौन से? आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास। आपको ये इतना याद रखना है। ये थे हमारे स्वतंत्रता से पहले के। अभी एक और बचा है, ये कौन-सा है? भारतीय ग्राम सेवा। ये है हमारा आखिरी भारतीय ग्राम सेवा वाला। तो इसका प्रयोग कब हुआ था? मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भारतीय ग्राम सेवक के अग्रणी प्रणेता थे न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोशर तथा भारत के व्यापारी श्री वी एन गुप्ता, जो अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो इसके प्रणेता को याद रखना है। इसके प्रणेता 2 थे। कौन कौन? भारतीय ग्राम सेवक के प्रणेता कौन कौन से थे? तो एक तो थे मिस्टर आर्थर टी मोशर थे और दूसरे भारत के थे वी एन गुप्ता, जो कि अमेरिका में जाके बस गए थे। इन्होंने कब इसको स्टार्ट किया था? इन्होंने सन 1945 में भारतीय ग्राम सेवा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना को याद रखना है कब? 1945 में हुई थी। इस संगठन की शाखाएं लखनऊ तथा एटा में स्थित हैं। ये एटा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। यह संगठन अमेरिका में प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबंधित था। किससे? प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबंधित था, जिसमें 15 गांव के लोग लाभार्थी थे। तो कितने लोग लाभार्थी थे? 15। तो ये हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता से पहले कौन-कौन से थे? एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पहले थे हमारे, एक तो पहला था श्री निकेतन, जिसे हम शांति निकेतन कहते हैं। शांति निकेतन का कार्यक्रम था। और दूसरा था गुड़गांव प्रोजेक्ट हमारा। तीसरा था फिरका विकास योजना। और चौथा था भारतीय समाज सेवक पूना, ये था हमारा। अगला था मारथंडम परियोजना था। अगला था भारतीय ग्राम सेवा। हमको इतना याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? सिर्फ शुरुआत किसने की थी, शुरुआत कहाँ हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, बस हमें यही इतना याद रखना है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब